सृष्टव्या सर्वरूपा जगद्वनविदरूपालिन्या चरोद्री संहारेता पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सात्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिविचारादिता ततो प्रिय पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री माता की जय, गंगवी माता की जय। आज एक नेपाल के उत्थान उन्नति के विषय को लेकर के एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आप लोग हिंदी तो समझ में आता है ना? आता है। देखिए, मैं नेपाल से मेरा बहुत अच्छा संबंध है और मैं उस संबंध को अपना निजी संबंध के तौर पर देखता हूँ। इसलिए नेपाली भाषा तो मुझको समझ में आता है, तो बोलने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, समझ में आता है आप लोग जो बोलते हैं। तो जितने भी हम साधु महात्मा हैं, हमारे नीति रही वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा संपूर्ण धरती हमारा घर है और ये सभी निवासी हमारे परिवार इष्ट मित्र हम लोग साधु महात्मा लोग मानते, अरे मानना चाहिए। जब विश्व के अंदर में ये भातृत्व की भावना रहता है तो विश्व के अंदर में शांति और सद्भावना बनी रहती है। मैं जब नेपाल में आता हूँ तो नेपाल को अपना घर मानता हूँ, नेपाल को ही अपना देश मान लेता हूँ। इसीलिए नेपाल की उन्नति के लिए मेरा एक भावना सदैव बनी हुई थी और अभी भी है। जिस समय नेपाल स्वतंत्र डेमोक्रेसी राष्ट्र के रूप में उभार करके आया तो 5-6 वर्ष संविधान ही नहीं मिला नेपाल को। अब संविधान बिना पुलिस भी क्या करेगा, कोर्ट भी क्या करेगा, संविधान बिना तो कार्य नहीं हो सकता है। तो मुझको बड़ी चिंता थी। आप प्रमोद जी बैठे हुए हैं, इसका मूल निवास है रंगेली विराटनगर के पास। वहां एक मंदिर बन गया। मंदिर तो पुराना था, उसका जीर्णोद्धार किया। उसमें भगवती दुर्गा की स्थापना करनी थी। मेरे पास आए काशी में आप और इस समय विराटनगर के जो रंगेली के दिलीप बढ़िया, ये दोनों जन आए हैं। आप ये मूर्ति का स्थापना आपके हाथ से हो जाए। हमने कहा देखो, जा तो सकता हूँ मूर्ति की स्थापना के लिए, पर मुझे चिंता है। नेपाल तो देश बन गया, एक डेमोक्रेसी कंट्री बन गया, परंतु उसके पास संविधान अभी नहीं है। इसलिए संविधान पारित नहीं हो पा रहा है। इसलिए संविधान पारित हो जाएगा तभी नेपाल की उन्नति और विकास का रास्ता खोलेगा, कानून व्यवस्था सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए आप लोग एक यज्ञ करो, उस यज्ञ के द्वारा जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसी से नेपाल का संविधान पारित हो जाएगा। तो पहले तो इन लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ यज्ञ करने के लिए खर्चा भी चाहिए। तो हमने कहा यदि यज्ञ नहीं करोगे तो मैं नहीं कहूंगा, कम से कम सहस्त्र चंडी यज्ञ करो। इसी संकल्प के साथ नेपाल में संविधान पारित हो जाएगा। आखिरकार इन्होंने मान लिया कि मारवाड़ी समाज जहां भी रहते हैं उस स्थान को अपना मानते हैं, और जिसके विषय में हमारे वासुदेव जी ने बहुत चर्चा की। 70 वर्ष हो गया मारवाड़ी सेवा समिति काम कर रहा है। हर मुश्किल में, हर तकलीफ में नेपाल के ये साथ देते हुए आए हैं। तो इनको समझ में आया और निश्चय हुआ। सहस्त्र चंडी महायज्ञ, काशी के विद्वान लोग, नेपाल के विद्वान लोग मिलकर के यज्ञ को पूर्ण कराया 7 दिन में। ये एक घटना चल रही है। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति थी लगभग 1 बजे, और उसी दिन सवेरे 10:30 बजे आपके संविधान की घोषणा पारित हो गया। संविधान इतिहास है। आप लोगों ने पत्र पत्रिका में उस समय तारीख क्या था, याद है आपको? जेठ 15 तारीख तो याद नहीं, मैगजीन निकाली उसमें वो जब
समय की बात है और भगवती कृपा से वो ये संविधान पारित हुआ। तो मेरा मानसिकता समय हो रहा नेपाल उन्नति और उत्थान की शिखर पर जावे। मैं नेपाल में आता हूँ कोई यहाँ मेरा कोई भक्त मंडली बनाने के लिए अथवा कोई धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, ये सब मेरी मानसिकता कभी भी नहीं रही है। तो इसी भावना के साथ नेपाल में एक हॉस्पिटल भी बनाया गया। वो नेपाल का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, इसके विषय में आप लोग जानते ही होंगे और गूगल सर्च करेंगे तो आप इस हॉस्पिटल के विषय में सब। इस समय हॉस्पिटल में रेडिएशन ब्लॉक का कार्य पूर्ण हो गया था, उसे मशीनरी इंस्टॉल करनी थी, मशीनरी इंस्टॉल का काम चल रहा है। वो पूर्ण होते ही ये इतना एक अच्छा हॉस्पिटल हो जाएगा, इंडिया से भी लोग आकर के यही इलाज कराएंगे। एक संपन्न एक पूर्ण हॉस्पिटल कैंसर 300 बेड का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। नेपाल सरकार को दे दिया गया, नेपाल सरकार इस समय चला रहा है। हमारा मैनेजमेंट काम कर रहा है, कक्षपति उसका प्रेसिडेंट है और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। 18 जनवरी नहीं 2018 सन 26 जून को इस हॉस्पिटल को लोकार्पण किया गया था। नेपाल की उन्नति, नेपाल ऐसे एक देश है जिस देश में हमारे बुद्धिजीवी, हमारे ऋषि महर्षि तपस्या करके और इस नेपाल देश के इन तीर्थों का आश्रय लेकर के और उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। ये तीर्थों का देश है नेपाल, तीर्थों का देश है नेपाल, जिसका आश्रय लेकर के सदैव हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने उस ऊर्जा को प्राप्त किया और ऊर्जा के प्रभाव से उनने मानवता का जो वास्तविक स्वरूप किया है वो समाज के सामने प्रस्तुत किया है। इन तीर्थों का आश्रय लेकर के, चाहे हिंदुस्तान के कोई मनीषी हो, चाहे नेपाल के मनीषी हो, नेपाल में बड़ी ऊर्जा का एक उत्पन्न करने का केंद्र बिंदु रहा है। परंतु किसी कारणवशात और जब हम पुराणों को टटोलते हैं तो भगवान शंकर जी के जो ब्रेन है वो ब्रेन है पशुपतिनाथ। भगवान शंकर जी के शरीर के 6 टुकड़ा को केदार खंड को उठा करके जब देखते हैं स्कंद पुराण, तो भगवान शंकर जी के शरीर का 6 विभाजन हो गया और विभाजन होकर के जो ब्रेन है ये पशुपतिनाथ के रूप में, जो आदि पशुपतिनाथ शंकर कहते हैं, इस रूप में प्रकट हो गए। तो जहां ब्रेन है भगवान हमारे ठाकुर के, हमारे शंकर के ब्रेन है, उस देश उन्नति की शिखर पर पहुंचे नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। किसी कारण से वो ऊर्जा, जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के प्रभाव से हम प्रभावित होकर के और हम अपनी उन्नति का शिखर के रास्ता को पहुंचने के लिए उस रास्ता को हम तय करते हैं, रास्ता को जानते हैं, शायद किसी कारणवशात वो रास्ता अवरुद्ध पड़ा हुआ है। इसीलिए उस ऐसे आध्यात्मिक ऊर्जा को जगानी है और जगा करके जो आम जनमानस है नेपाल में, हमारी बात समझ में आ रहा है आपको? चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग है, मनीषी है, सबके बौद्धिक स्तर को इस प्रकार के जागृत किया जावे। जब बुद्धि स्तर जग जाएगा, बुद्धि काम करने लग जाएगा। कहते संसार में बलवान कौन है? बोले बुद्धिमान ही बलवान होता है। निर्विद्यस्तु कुतो बलम, जो एक हाथी होता है बड़े ताकतवर, परंतु एक इंसान उसको अंकुश लगा करके ना चाहता है। इसीलिए बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। इसीलिए वो बुद्धि बल को जगानी है और जब बुद्धि बल जागेगी तो हमारी बुद्धि क्रियाशील होगी तो नेपाल उन्नति के शिखर स्तर पर पहुंच जाएगा। देखिए, एक बहुत गंभीरता से विचार करने के विषय है। नेपाल के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग निवास करते हैं, टेक्नोलॉजी नेपाल के बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान में बैठ करके नेपाल के लोग इस प्रकार से कार्यों को करते हैं, इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं, टेक्निकल कार्यों को देखते ही मन खुश हो जाता है। ये समझदारी, ये सूझ नेपाल के अंदर में है। तो
आज एविएशन के कार्य में नेपाल के पायलट जैसे पायलट बड़े कम मिलते हैं। उन पहाड़ियों के अंदर में किस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के पायलटों काम नहीं कर सकता है। यहाँ से सिलीगुड़ी जब जाते हैं, हम तो गए हैं, उस रास्ता से हवाई जहाज को उड़ा करके ले जाना और 500 फीट लंबा एयरपोर्ट के अंदर को हवाई जहाज को सकुशल लैंड करके उसको लौटा करके ले आना, यह शायद विश्व के किसी भी पायलट के बस की बात नहीं है। वो केवल नेपाल के पायलट ही ये काम कर सकते हैं। 500 फीट का रानवे, सिलीगुड़ी का रानवे, आप लोग सिलीगुड़ी गए होंगे, गए नहीं गए, सिलीगुड़ी के रानवे केवल 500 फीट लंबा है। उस 500 फीट लंबा रानवे के अंदर में हवाई जहाज को उतारना और सकुशल उसको टेकअप करना, ये विश्व के किसी पायलट की बस की बात नहीं है। इन दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो इस नेपाल के अंदर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावना है। ऐसे टूरिज्म डेवलपमेंट हो जाए नेपाल के अंदर, लोग सिंगापुर जाते हैं, क्या देखने जाते हैं, क्या है, परंतु उस प्रकार के उनने टूरिज्म की व्यवस्था बनाए रखा। थाईलैंड को जाते हैं लोग घूमने फिरने के लिए, और टूरिज्म पर थाईलैंड का सारे इकोनॉमी आधारित है, वो कुछ नहीं है, फिर भी लोग घूमने जाते हैं। इस नेपाल के अंदर में इतनी टूरिज्म की संभावनाएं हैं। कागबिनी चले जाओ, आपके ये क्या नारायण घाट चले जाओ, पहाड़ी, तराई, नदी, एक ऐसे समायोजन है, देखते ही बनता है। परंतु टूरिज्म का डेवलपमेंट के लिए उस प्रकार के सोच समझदारी चाहिए, जो टूरिस्ट आकर्षित होकर के इस नेपाल में आवे। जब टूरिस्ट आकर्षित होकर के नेपाल में आएगा, जो भी आएगा कुछ खर्चा करके जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप ही हो जाएगा। औद्योगिक डेवलपमेंट की बात करते हुए आप मत समझना बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेंगे। टूरिज्म इट इज इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये जो संभावना नेपाल के अंदर में है, इन संभावना को जगानी है, और जगाने के लिए नेपाल के लोग ही जगाएंगे। इसलिए नेपाल के लोगों के अंदर को उस प्रकार के एक मानसिक स्थिति को, उस प्रकार के बौद्धिक स्थिति को जगानी है। उस बौद्धिक स्थिति को जगाने के लिए विगत 15-16 वर्षों से मैं चिंतन कर रहा हूं। और एक यज्ञ आज से 15-16 वर्षों पहले ही होना था, परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया। डेट सुनिश्चित होने का बाद अब उसका समय आ गया। भगवती की दया से उस आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने के लिए यहाँ ये वज्र चंडी महायज्ञ का विराट आयोजन, संभवतः नेपाल के अंदर भी इस प्रकार के आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए ये जो धार्मिक आयोजन, यज्ञ का आयोजन, शायद इतना बड़ा यज्ञ प्रथम बार, हमको पता नहीं है, पहले बार इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। उद्देश्य बहुत पावन है, उद्देश्य बहुत पावन है। मैं तो कहता हूं, नेपाल यदि सुरक्षित रहेगा, नेपाल यदि स्वावलंबन से जुड़ा हुआ रहेगा, नेपाल ताकतवर रहेगा, तो हिंदुस्तान भी सुरक्षित रहेगा, हिंदुस्तान भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए नेपाल को ताकतवर बनाना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, नेपाल के अंदर में 3 करोड़ लोग निवास करते हैं, लगभग 3 करोड़ आबादी है ना नेपाल की। और आज से कुछ वर्ष पूर्व हिटलर के द्वारा प्रताड़ित होकर के और यहूदी लोग आकर के इजराइल का आश्रय लिया। आज इजराइल की आबादी 70 लाख है, परंतु विश्व के अंदर में एक अहम ताकतवर एक स्थिति को रखते हैं इजराइल के वो देश। ताकतवर आणविक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उस रेगिस्तान के अंदर में सेब पैदा करते हैं, अंगूर पैदा करते हैं, टमाटर पैदा करते हैं, जब कुछ नहीं हो सकता है। वो अपने सब्जी भी बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, अभी तो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जो 70 लाख के आबादी का देश विश्व के अंदर में हर दृष्टि से एक ताकतवर देश के रूप में उभार करके आ सकता है। तो नेपाल में तो हर संभावनाएं है। इस नेपाल दुनिया के अंदर में अपना सिर उठा करके एक ताकतवर आर्थिक दृष्टि से संपन्न सम्रांत राष्ट्र के रूप में उभार करके क्यों नहीं आ सकता है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम किससे पैसा लें,
हमको चीन दे, इंडिया दे और देश दे, तब हम चले क्यों? हम स्वयं अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। ये ताकत अब देखिए हिंदुस्तान आज जिस स्थिति में तरक्की के रास्ते पर $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी को डेवलप अचीव करने की स्थिति में हिंदुस्तान पहुंच रहा है। तो आप हमारे अंग है, हमारे देश है नेपाल, क्यों नहीं हम इसकी उन्नति के रास्ता पर हम चिंतन कर सकते हैं। इस $1 ट्रिलियन तैयार करने के लिए मैंने 8 लक्ष चंडी यज्ञ को संपन्न कराया। 8 लक्ष चंडी उनके 4 लक्ष चंडी का चेन था, उसमें था भ्रष्टाचार में मुक्त आदर्श भारत राष्ट्र निर्माण। दूसरा चेन में आत्मनिर्भर और विश्व गुरु भारत बन जाए, इस उद्देश्य से यज्ञ का चेन को संपन्न कराया गया। और मैंने टारगेट भी दिया, उस टारगेट को अचीव कर रहा है, डेट को अचीव कर रहा है उस यज्ञ के श्रृंखला। ये यज्ञ हो रहा है, इसमें गणपति महायज्ञ है, जिसमें 40,000 गणपति अथर्वशीर्ष पाठ, 10,000 दुर्गा सप्तशती पाठ। ये सामान्य कार्य नहीं है। ये यज्ञ सुनिश्चित रूप से उस आत्मनिर्भर नेपाल को निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा एक अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। ये यज्ञ हो ही रहा है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद आप उस स्थिति को देखेंगे, आप लोग की बुद्धि उस प्रकार से क्रियाशील होगा, जग जाएगी बुद्धि, सोए वो बुद्धि जग जाएगी। और जब जग जाएगी आप स्वयं अपना पाय पर खड़ा होने के लिए रास्ता को खोज देंगे। आपके देश के लोगों को विदेश जाकर के नौकरी करने की जरूरत नहीं होगा, नौकरी करने की जरूरत नहीं होगा। इस नेपाली नौकरी देने वाला बन जाएगा। इसीलिए इस दृष्टि पर सोचना, कार्य करना देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है। इस दायित्व एक साधु के नाते मैं समझता हूं। इसीलिए उस प्रकार के आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा करके इस नेपाल के लोगों के बौद्धिक स्तर को विकसित करना, जगाना। इसीलिए ये अजित चंडी महायज्ञ का विराट आयोजन 100 कुंड में यज्ञ संपन्न होगा। ऐसे 251 ब्राह्मण इसमें लिखा हुआ है, 251 नहीं, लगभग 275 ब्राह्मण इसमें भाग लेंगे। वैदिक का संख्या इसमें नहीं लिखा गया। तो ये यज्ञ के द्वारा ये जो 10,000 पाठ है दुर्गा सप्तशती का और 40,000 ये गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ है, इसके प्रभाव से जो आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होगा, जनरेट होगा, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से नेपाल के हर जनमानस के बौद्धिक स्तर को जगाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बुद्धि काम करने लगेगा और उसके प्रभाव से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, औद्योगिक क्रांति आएगी, शिक्षा का विकास होगा, सभी प्रकार के विकास संभव होगा। देखिए आप पढ़ने के लिए यहाँ के बच्चे भारत ही जाते हैं, कहाँ विदेश जाते हैं, यहाँ संभव है सब कुछ। उस प्रकार के ये जो हमारे ये मारवाड़ी सेवा समिति के लोग बैठे हुए हैं, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु इनके बुद्धि भी काम करे, जो उस प्रकार के इंस्टीट्यूट बनावे, उस प्रकार के यूनिवर्सिटी का निर्माण करे, जो यहाँ के बच्चे उस स्तर पर उस जग से अब ऐसे एनवायरमेंट वातावरण मिले जो कार्य कर सके। कई बार काम करने के लिए चलता है तो काम करने के लिए बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, वो बाधाएं उत्पन्न ना हो, राष्ट्र हित में काम करे और राष्ट्र के अंदर में राष्ट्रीयता जागे। ये अनेक पावन उद्देश्य को लेकर के ये जो अजित चंडी महायज्ञ का विराट आयोजन पशुपतिनाथ भगवान के सानिध्य में ये संपन्न हो रहा है। ये हमारा कार्य नहीं है, मारवाड़ी सेवा समिति का कार्य नहीं है, नेपाल के हर नागरिक का अपना कार्य है। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये जो एक उम्मीद को लेकर के यज्ञ के कार्यों को आरंभ किया गया, ये उम्मीद के जो ये कोई कह सकता है सपना देखने की बात है, सपना ही तो देखी जाते हैं, एक्शन में आते हैं। तो ये जो हम
इस कार्य को संपन्न करने के लिए रूपरेखा सुनिश्चित हो गया। 23 अप्रैल 2023 से 7 मई 2023 तक ये गते का संबंध वैशाख शुक्ल तृतीया परशुराम अक्षय तृतीया से आरंभ होकर के ये यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञ तो आरंभ हो गया है, ऐसे हमारे वाजपेयी जी ने आपको बताया, पंडित जी ने, ये यज्ञ आरंभ हो गया 11 मार्च से। तो इसीलिए ये यज्ञ का आयोजन है। ये यज्ञ का संदेश जन जन में पहुंचे। नेपाल छोटा ही हमारे उत्तर प्रदेश जितना इतना ही बड़ा है, तो इसके ये जो यज्ञ का संदेश गांव गांव के सुदूर ये कैसे पहुंचे, आपके बिना पूछे नहीं जा सकता है। यदि आप लोग अपना लेखनी को चलाएंगे तो ये संदेश गांव गांव के अंदर में पहुंच जाएगा, और गांव गांव के अंदर में जो निवास करने वाले जनमानस है उनके मन में एक उम्मीद बन जाएगा, अरे आने वाले समय में हमारे नेपाल तरक्की के रास्ते पर शिखर स्थान पर पहुंचेगा। इसीलिए यज्ञ हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता होगी। इसीलिए नेपाल की प्रसन्नता का संदेश जो यज्ञ दे रहा है, इस संदेश को आप गांव गांव को कैसे पहुंचाएंगे, ये आपकी लेखनी पूछा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने मोटा मोटी बात को कह दिया। वासुदेव जी ने बात को कहा और हमारे कैलाश जी ने भी बात को कहा है। हमारे कैलाश जी इस यज्ञ समिति के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी प्रमोद जी हैं, और ये धर्मेंद्र जी इसके ट्रेजरर हैं, और हमारे बाबू लोग सब इसमें 100 जजमान होंगे। तो जजमान में मारवाड़ी समाज में लोग भी है, नेपाली समाज के लोग भी है, इसमें नेपाली समाज के लोग भी है। तो इसीलिए ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ हमारा है, आपका है, सब। इसीलिए इस यज्ञ के संदेश कैसे पहुंच सके, इस दृष्टिकोण में आप लोग काम करेंगे। इसीलिए इस पत्रकार वार्ता का आयोजन है, और आप लोग प्रतिदिन वहाँ एक आपका ऑफिस बना दिया जाएगा। प्रतिदिन आवे यज्ञ स्थल पर आकर के आप लोग यज्ञ को दर्शन करें, और स्वयं भी 108 प्रदक्षिणा करें स्वयं, और वहां बैठे यज्ञ दर्शन करें, प्रसाद भी पावे, और यज्ञ के प्रसाद और साथ साथ अपना लेखनी भी चलावे। एक आपके प्रेस बोर्ड बना करके वह रख दिया